हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 4 जून को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है डिजिटल जूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया इन एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा। इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ जीएआई, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है 9 इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का। नेक्स्ट है आफ्टर द स्टैम्पेड, इसमें हम एक केस स्टडी तैयार करेंगे जिसमें कलेक्टर का कोर्स ऑफ एक्शन डिस्कस किया जाएगा, जिसके थ्रू हम इस तरह के जो मैन मेड डिज़ास्टर हैं इसको फ्यूचर में रोक सके। तीनों डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिंक नीचे दी होगी, या फिर सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च कर लीजिए, हम आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है डिजिटल जूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया इन एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखने वाला है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे जैसे कि सेफ हार्बर, ये आपको पूछा जा सकता है नेक्स्ट ईयर 2025 में। कैसे आएगा? सेफ हार्बर रिसेंटली इन द न्यूज़ इज़ डिफाइंड एज, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से आर्टिकल डिस्कस करेंगे। थीम की बात करूं तो इसकी अगर ओवरऑल थीम क्या है आर्टिकल की, चैलेंजेस रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्लिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, चैट जीपीटी और आपके जो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसको हम किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं और रेगुलेशन में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ये इसकी मेन थीम है। तो अगर आपको जीएआई के रेगुलेशन पे क्वेश्चन आ जाता है या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल के रेगुलेशन पे क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको चैलेंजेस के बारे में बात करनी पड़ेगी, या फिर इसके डायरेक्ट चैलेंजेस पूछे जाते हैं तब भी आपको रेगुलेशन से रिलेटेड चैलेंजेस अलग से लिखना पड़ेगा एक हेडिंग के साथ में, और उसमें 3 से 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ जीएआई? इशू ऑफ सेफ हार्बर। ये सेफ हार्बर होता क्या है इसे समझते हैं। इसको आप जो है एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं फेसबुक। अब फेसबुक जो कंपनी है मार्क ज़करबर्ग की, इसने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया है जहां सब अपनी बातें कह सकते हैं, चीज़ें जो चाहे वो पोस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई इल्लीगल कंटेंट इसमें पोस्ट कर देता है, तो इल्लीगल कंटेंट जो पोस्ट कर रहा है, लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी उसके ऊपर आएगी कि उसने पोस्ट किया है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं आएगी। मतलब आप इस प्लेटफॉर्म को सू नहीं कर सकते ये बोल के कि तुम्हारे प्लेटफॉर्म में ऐसा मुझे कहा गया या मेरे अगेंस्ट में इस तरह की चीज़ें हुई इसलिए तुम्हारा प्लेटफॉर्म जिम्मेदार है। तो कंपनी को यहाँ पर इल्लीगल कंटेंट के लिए अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सकता। इसी को हम सेफ हार्बर प्रोविजन बोलते हैं। और जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं दे आर कॉल्ड एज इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों के लिए, इंटरमीडिएट का काम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की डिसैमिनेशन का। एक ने पोस्ट किया, बाकी ने लाइक किए, उसी पे कमेंट किए, किसी ने और ने उसको शेयर किया, तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन डिसैमिनेट हो रही है, स्प्रेड हो रही है। लेकिन प्लेटफॉर्म की इसमें गलती नहीं है कि आपने जो पोस्ट किया है वो इल्लीगल कंटेंट है और इसलिए उनके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं हो सकती। ये आईटी एक्ट 2000 में सेफ हार्बर के प्रोविजंस दिए हुए हैं सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट में। और इसी सेफ हार्बर के प्रोविज़न को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। कौन से केस में? श्रेया सिंगल केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कहा था कि जितने भी इंटरमीडियरीज हैं उनको सेफ हार्बर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि वो इस तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। वरना अदरवाइज़ कोई भी अगर कुछ भी कंटेंट डाल देता है, ख़राब कंटेंट, तो ऐसे में तो कितनी FIR हो जाएगी। ऐसे में जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या फिर इंटरनेट की जो ग्रोथ है वो तो हो ही नहीं सकती, इनोवेशन हो ही नहीं सकता। तो ये आपका सेफ हार्बर जो है डेफिनेशन हो जाएगी। अब इससे रिलेटेड इशू क्या है? जनरली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ वो इंटरमीडियरीज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और
आपके जो चैट जीपीटी है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, क्या आप उसको इंटरमीडियरीज की तरह ट्रीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। एक तरीके से वो सर्च इंजन की तरह ही है, उसमें आप जो भी चीज़ डालते हैं उसका आपको आंसर मिल जाता है, और वही चीज़ आप इंटरनेट पे पोस्ट भी कर सकते हैं कि ये चैट जीपीटी ने किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि सिर्फ आप उसको क्या नहीं ट्रीट कर सकते, एज अ होस्ट ऑफ थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर इंटरमीडियरीज, क्योंकि चैट जीपीटी में हम जानते हैं कि नया कंटेंट भी क्रिएट हो सकता है। अगर कोई नया कंटेंट एक मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन क्रिएट कर रही है, तो फिर अगर वो कंटेंट इलीगल है या फिर वो ख़राब कंटेंट है, तो उसके लिए तो आपको मशीन को ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही उसमें जिम्मेदार मानना पड़ेगा। तो सबसे पहला इशू है कि क्या सेफ हार्बर प्रोटेक्शन जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ पर एक रूलिंग दी गई है इन क्रिश्चियन Louboutin's Says versus Nakul Bajaj and others 2018, the Delhi High Court held that the safe harbor protection applies solely to passive intermediaries, referring to entities functioning as mere conduits or passive transmitter of information, है ना। जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है वो केवल किसको मिलेगा? जो कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, और जो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं वो इंफॉर्मेशन जनरेट भी करते हैं, सिर्फ ट्रांसमिट नहीं करते हैं। और ऐसे में प्लेटफॉर्म जनरेटेड कंटेंट को सेफ हार्बर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना सही है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक, तो पहला आपको क्लियर हो गया। दूसरा क्या है? अब दूसरा इशू है डिफॉर्मेशन बाय चैट जीपीटी और लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये एक बहुत बड़ा इशू है। क्या होता है, रिसेंटली एक पर्सन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चैट जीपीटी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहा है वो पोस्ट किया था, और उसमें चैट जीपीटी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को फासिस्ट कहा था, जिसके अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो प्लेटफॉर्म है उसको नोटिस भी दिया था, उस पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक चैट जीपीटी अपने आप में एक व्यू बन चुका है उनका। उनसे कुछ भी पूछा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या सोचता है, ये अपने आप में एक ओपिनियन हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी के बारे में भी चैट जीपीटी की कोई राय होती है तो वो हो सकता है कि उसकी रेपुटेशन को ख़राब करे। तो क्या उनके अगेंस्ट में डिफॉर्मेशन केस आ सकता है? क्या हम यहाँ पर मशीन को नेचुरल पर्सन की तरह ट्रीट कर सकते हैं? क्या चैट जीपीटी या फिर अदर लैंग्वेज मॉडल के अगेंस्ट में हम केस कर सकते हैं? ये आपका दूसरा इशू है। तो यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन के कारण जो है आप सेफ हार्बर प्रोवाइड नहीं कर सकते, और ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। और चूँकि टेक्नोलॉजी का नेचर ऐसा है इसलिए इसको रेगुलेट करना इतना आसान नहीं है। तो रेगुलेशन से रिलेटेड दो इश्यूज़ आपके यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट इशू क्या है? रिलेटेड टू कॉपीराइट। अब चूँकि ये इंटरमीडियरी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो कंटेंट डालता उसका कंटेंट को आप वो कॉपीराइट भी दे सकते हैं। लेकिन आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल कविता भी लिख सकते हैं, आर्टिस्टिक क्रिएशन कर सकते हैं, तो यहाँ कॉपीराइट का एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। क्या होता है, जनरली जो पर्सन है वो कुछ प्रॉम्प्ट्स देगा, है ना, कमांड देगा, और उसके हिसाब से कंटेंट क्रिएट होगा। तो ये पर्सन को कॉपीराइट मिलेगा या फिर मशीन को मिलेगा या फिर को ऑथरशिप मिलना चाहिए। तो इस तरीके का इशू भी अभी हमारे यहाँ क्या नहीं है, एड्रेस नहीं किया गया है हमारे यहाँ के रेगुलेशन में। तो ये एक बड़ा चैलेंजेस है। नेक्स्ट इशू है इन्फ्रिजनमेंट ऑफ कॉपीराइट बाय GAI और लार्ज लैंग्वेज मॉडल लाइक चैट जीपीटी। लेट्स से इंडिया में को ऑथरशिप मिल गई है, पर्सन को और मशीन को दोनों मिला के आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने कोई भी आर्टिस्टिक क्रिएशन किया है तो पेटेंट कॉपीराइट ले सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने प्रॉम्प्ट दिया और मेरा जो प्रॉम्प्ट कमांड थी चैट जीपीटी को वो एक पोएम के लिए थी और मैंने उसमें मधुशाला इस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए। अब जो आपका चैट जीपीटी है उसके अंदर बहुत सारा डेटा होता है, पूरा सर्च इंजन का डेटा वो क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, इतनी कैपेसिटी होती है उसकी। तो उसने हरिवंश राय की बच्चन की जो मधुशाला कविता थी उसको उसने रीड किया और उसी तरह की कविता बना दिया। अब अमिताभ बच्चन जी क्या करेंगे, मेरे ऊपर क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि इस पर्सन ने प्लस चैट जीपीटी ने मिल करके कॉपीराइट इन्फ्रिजनमेंट किया है। तो यहाँ पर इन्फ्रिजनमेंट किसके ऊपर होगा, मेरे ऊपर होगा या फिर मशीन के ऊपर होगा या फिर दोनों के ऊपर होगा, ये एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो ये भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपका
प्राइवेसी रिलेटेड इशू है। 2017 में केएस पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था अंडर आर्टिकल 21। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में 3 या 4 बार ऑलरेडी रिपीट हो चुका है और बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने डीपीडीपी एक्ट 2023 में पास किया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके ऊपर 2024 में इस बार मेंस में क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। इस डीपीडीपी एक्ट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए, राइट टू इरेजर एज वेल एज राइट टू बी फॉरगॉटन। हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर हमारी इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई आप हमारी इन्फॉर्मेशन को इरेज करो, या फिर प्लेटफॉर्म को बोल सकते हैं कि 6 महीने तक क्या आप इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारी इन्फॉर्मेशन को आपको हटाना पड़ेगा, राइट टू बी फॉरगॉटन। ये सारे राइट किसको मिले हैं, इंडिविजुअल को मिले हैं डीपीडीपी एक्ट के अंदर। पर जीएआई मॉडल के साथ दिक्कत क्या है कि ये एक बार सारा डेटा सेट लर्न कर लेते हैं तो उसे अनलर्न नहीं कर सकते ये सारी इन्फॉर्मेशन को। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रीड कर लिया तो उसके बाद फिर मशीन में ये सारी चीज़ें आ जाती, इनके एल्गोरिदम ऐसी होती है। अब आप इसे भूल नहीं सकते, ना ही आप इरेज कर सकते हैं, ना ही फॉरगॉटन। तो जो इंडिविजुअल के राइट है वो कहीं ना कहीं जीएआई के कारण वॉयलेट हो सकते हैं। तो किस तरीके से पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एआई टूल्स को हम बैलेंस करें, राइट टू प्राइवेसी वर्सेस ग्रोथ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, इसको कैसे बैलेंस करना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इससे रिलेटेड जो लीगल आपके रेगुलेशंस होंगे उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती। तो ये 4 आपके पॉइंट हो जाएंगे रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ जीएआई और एलएलएम मॉडल। अब क्या किया जा सकता है, 2 सॉल्यूशंस बढ़िया से दिए हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहला है लर्निंग बाय डूइंग। कंसीडर ग्रांटिंग जीएआई प्लेटफॉर्म टेम्पररी इम्यूनिटी फ्रॉम लाइबिलिटी फॉलोइंग अ सैंडबॉक्स अप्रोच। सैंडबॉक्स अप्रोच क्या होती है, सैंडबॉक्स अप्रोच का मतलब है कि पायलट प्रोजेक्ट चलाना, है ना। आप ऐसा करिए कि जो जीआई प्लेटफॉर्म्स हैं उनको क्या करिए, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए टेम्पररी, और देखिए कि रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं। उससे आपको समझ में आएगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी टूल्स हैं, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, वो किस तरीके से फ्लोरिश हो रही है और उसके हार्मफुल इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं। एकदम छोटे स्तर पर करना होगा और उसके बाद हमें इसके हार्मफुल इम्पैक्ट को कैसे कम किया जाए, मिटिगेट कैसे किया जाए, इस पर फोकस करेंगे और फिर इसको लार्ज स्केल पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लॉ बना सकते हैं रिलेटेड टू सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। दूसरा क्या है, डेटा राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कंपनी है, जो ऑनर है, जो एआई टूल डेवलप कर रहा है, वो क्या करते हैं, बहुत सारा डेटा जो है इन मशीन्स को इनमें फीड करते हैं। अब जब ये डेटा फीड किया जा रहा है तो उसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए, और जो जीएआई की ट्रेनिंग है इसको कंप्लीट ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। जहाँ से डेटा एक्वायर किया जा रहा है वो डेटा कौन सा है, क्या वो डेटा जो लीगल प्रोविजंस हैं कंट्री के उसको फॉलो कर रहा है, लीगल कंप्लायंस कर रहा है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उससे रिलेटेड डेटा को भी अगर वो यूज़ कर रहा है तो उसमें प्रॉपरली उस मशीन को पता होना चाहिए कि ये आईपीआर डेटा है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता कंटेंट क्रिएशन में। तो इस तरह की चीज़ें जो है डेवलप करनी पड़ेगी, तभी जाके ये जो लीगल इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक, तो हम जानते हैं कि जीएआई और उससे रिलेटेड जो लीगल रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि जीएआई का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। अगर हमने इस तरीके से रेगुलेशन किया कि इसमें इनोवेशन कम हो गया तो इससे ओवरऑल इकॉनमी को लॉस होगा, एम्प्लॉयमेंट लॉस होगा, जीडीपी लॉस होगा। इसलिए हमें ऐसा रेगुलेशन लेके आना है कि ओवरऑल टेक्नोलॉजी क्या हो, बढ़े, लेकिन उसके हार्मफुल इम्पैक्ट कम हो सके। ठीक है, ताकि हम इस पावरफुल टेक्नोलॉजी का पूरा बेनिफिट्स उठा सके। ठीक, एक कॉम्प्रिहेंसिव रीइवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है एग्जिस्टिंग डिजिटल जूरिस्प्रूडेंस की, और एक होलिस्टिक गवर्नमेंट वाइड अप्रोच एंड जुडिशियस इंटरप्रिटेशन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आर एसेंशियल टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ दिस पावरफुल टेक्नोलॉजी। ये आपका क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना, एज इट इज़ बढ़िया सा कंक्लूजन दिया हुआ है, अपने नोट्स में लिख लीजिए। ठीक, ये आपके कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ आपको लिखना है कंक्लूजन में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 9 इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस।
इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है। GS3 मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इंटरनल सिक्योरिटी में आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस आर्टिकल से रिलेटेड, वो तैयार करेंगे। प्रीलिम्स के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। कैसा क्वेश्चन आएगा? एक जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन सम इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एंड ऑल्सो सजेस्ट सम मेजर्स टू एड्रेस दिस चैलेंज। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा पूरे आर्टिकल की थीम होगी। 9 पॉइंट्स आपको इस आर्टिकल से मिलेंगे। सारे पॉइंट्स को आपको नोट्स में लिखना है। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। जनरल क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते हैं, लेकिन आपके आंसर स्पेसिफिक होना चाहिए। एक आर्गुमेंट और एक एग्जाम्पल या एक फैक्ट होना चाहिए। शुरू करते हैं। पहला चैलेंज क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं बनाई गई है। आइडियली अगर देखा जाए तो हर कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है यार? अगर आप नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की बात करें तो अलग अलग चैलेंजेस जो इंडिया फेस कर रहा है, इंटरनल चैलेंजेस और एक्सटर्नल चैलेंजेस, उसको प्रॉपरली लिखा जाना चाहिए। और ऐसे चैलेंजेस को हम कैसे एड्रेस करेंगे, उसके क्या सॉल्यूशन होंगे, वो भी प्रॉपर आपको ड्राफ्ट करके रखना है। तो हर सिचुएशन में कौन एक्ट करेगा, कैसे एक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें आपकी पहले से इन डॉक्ट्रिन्स में लिखी जानी चाहिए। तो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की बात करें तो ये अलग से एक टॉपिक है, इसको आपको अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डू यू थिंक इंडिया नीड नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन? अलग अलग टाइम पे अलग अलग कमिटीज़ ने और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बोर्ड ने इस तरीके की डॉक्ट्रिन के ड्राफ्ट प्रिपेयर किए हैं, लेकिन इनको कभी भी सरकार से अप्रूवल नहीं मिला है। तो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन अगर नहीं बना पा रहे हो तो एटलीस्ट इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन तो बना लिए जाए, जिसमें आप प्रॉपरली जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उसको आप लिखिए और उसके अगेंस्ट में जो पॉलिसीज़ है प्रिस्क्राइब करी जानी चाहिए उसको प्रॉपर बना लीजिए। अभी जो है सारा काम एडहॉक मैनर में हो रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो चलो ठीक है, वाली फोर्स को भेज दिया जाए, इसको भेज दिया जाए। तो एक प्रॉपर मैनर में सारी चीज़ें नहीं हैं, एक प्रॉपर डॉक्ट्रिन तैयार नहीं है। तो इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एडहॉक मैनर में हम इस तरह के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है इंटरनल सिक्योरिटी देखता है, गृह मंत्रालय। अब ये जो मिनिस्ट्री, इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है और जनरली जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज होते हैं उन्हें प्रॉम्प्ट और थॉरो अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो एक जूनियर मिनिस्ट्री बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको इंडिपेंडेंट चार्ज देना चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी का। पहले भी इस तरह की मिनिस्ट्री बनाई गई है। राजेश पायलट इस मिनिस्ट्री के जो है मिनिस्टर रह चुके हैं इस मिनिस्ट्री में, और उन्होंने बताया कि कितना डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। ठीक, तो इस तरह की मिनिस्ट्री दोबारा से बनाई जा सकती है, स्पेशली फॉर इंटरनल सिक्योरिटी पर्पस। नेक्स्ट क्या है? इंटरनल चैलेंज आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड टेररिज्म। ठीक है, यहाँ पर जो मिलिटेंसी हो रही है उसको भी एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल आर्टिकल 370 हट गया। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि जो टेरर इंसिडेंट्स हैं यहाँ पर 66% कम हो चुके हैं, लेकिन अभी जो रीसेंट टेररिस्ट अटैक हुआ था 4 प्लेसेस में जम्मू में, ये एक बार फिर बता रहा है कि जो चैलेंजेस हैं अभी वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए हैं और हम लोग कॉम्प्लेसेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो सरकार को जो है अर्ली स्टेप्स लेने की ज़रूरत है रिलेटेड टू सिक्योरिटी ग्रिड, और स्टेटहुड वापस रिस्टोर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस करवाने की ज़रूरत है। तो ये आपका थर्ड चैलेंज और उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फोर्थ है नॉर्थ ईस्ट। यार नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी है। जैसे कि 2015 में नागा पीस अकॉर्ड जो है साइन किया गया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद इसमें कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ के जो ग्रुप्स हैं, है ना, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, उनकी ये डिमांड है कि उन्हें सेपरेट फ्लैग और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जो सरकार मान नहीं रही है। और ये जो पीस डील हुई थी उसके बाद से ये ठंडे बस्ते बैक बर्नर में पड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ क्या इशू है? चाइना वाला इशू है। इसके अलावा मणिपुर का तो आप जानते ही हैं, इथनिक कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हुआ था लास्ट ईयर और कितने लोगों की जान गई। तो नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। असम में इशू क्या है? एनआरसी वाला याद होगा, है ना। तो यहाँ पर माइग्रेशन वाला इशू है, ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल माइग्रेशन और आर्म स्मगलिंग। ये सारी चीज़ें बॉर्डर एरियाज़ में होती हैं और नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि सारे स्टेट किसी न किसी बॉर्डर से लगे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर से, तो ये सारे स्टेट को चैलेंजेस को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इन चैलेंजेस को क्या करने की ज़रूरत है? एड्रेस करने की। नेक्स्ट क्या है आपका? नक्सल प्रॉब्लम।
नक्सल प्रॉब्लम में इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। 2010 के कंपैरिजन में देखें तो 73% जो है वॉयलेंस और रिजल्टेंट डेथ जो है कम हो चुकी है पिछले 13 से 14 सालों में। ठीक, तो यहाँ हमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ पर अब सरकार को हीलिंग टच देने की ज़रूरत है, रिहेबिलिटेशन करने की ज़रूरत है। लोगों को, जो लोग खुद से सामने आ रहे हैं उन्हें प्रॉपर डिस्प्लेस करना है ना, प्रॉपर रिहेबिलिटेट करना और एक बढ़िया सा पैकेज देना ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सके। उनके जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की। तो ये आपका कौन सा चैलेंज हो जाएगा? 5th चैलेंज हो जाएगा नक्सलिज्म से रिलेटेड। 6th चैलेंज क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबीआई। ठीक है, अब आपके जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। आईबी की बात करें तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से सेटअप की हुई बॉडी है। दिसंबर 23, 1887 में आईबी सेटअप किया गया था। अभी तक के इसे स्टैट्यूटरी बेसिस नहीं दिया गया है, लीगल बैकिंग नहीं दी गई है। तो समय आ गया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को लीगल बैकिंग दी जानी चाहिए और इसके साथ साथ क्लियर कट इनके जो फंक्शंस हैं, जो पावर है, वो उसमें सारे प्रोविजंस होने चाहिए ताकि इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई भी सरकार आती है पावर में तो उसका गलत इस्तेमाल ना करे, है ना। तो कुछ सेफगार्ड्स भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है और ये थोड़ी सी ऑटोनॉमी भी इनको देने की ज़रूरत है। सेम सीबीआई के साथ प्रॉब्लम है। सीबीआई भी क्या है? पैरेट की तरह है, केज पैरेट। सरकार बदल जाती है, छापा अलग अलग लोगों पे पड़ने लगता है ना। और ईडी भी अब ये यही काम कर रही है। तो सीबीआई में भी थोड़े बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है। सीबीआई का सेटअप हुई थी अप्रैल फूल्स डे के दिन 1963 में, है ना। तो ये आपको याद रहेगा, 1 अप्रैल 1963 में सीबीआई सेटअप की गई थी और ये जो अपनी पावर है वो पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से डिराइव करता है, अलग से एक्ट नहीं बनाया गया है। तो सीबीआई के बारे में हम जानते हैं, ऑटोनॉमी बिल्कुल भी नहीं है, इसको अब जो है इसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट कमेटी की 24th जो रिपोर्ट है ना, उसमें जो रिकमेंडेशन दी गई है रिलेटेड टू सीबीआई, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। द नीड ऑफ आर इज़ टू स्ट्रेंथन द सीबीआई इन टर्म्स ऑफ लीगल मैंडेट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। ठीक, इससे हम सीबीआई की ऑटोनॉमी एंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट चैलेंज क्या है? स्टेट पुलिस। ठीक है, तो पुलिस जनरली स्टेट सब्जेक्ट होता है, लेकिन पुलिस में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, स्मार्ट पुलिस बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले रिएक्ट कौन करता है अगर कोई भी इशू होता है? अगर इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड पुलिस करती है। तो पुलिस को स्मार्ट बनाना, है ना, और रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम पुलिस में देखें तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है, चाहे वो नियुक्ति से रिलेटेड हो, ट्रांसफ़र से रिलेटेड हो। तो इसके लिए हमें प्रकाश सिंह जो केस था, जो लैंडमार्क जजमेंट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 7 रिकमेंडेशन दी थी रिलेटेड टू डीजीपी टेन्योर, पुलिस ऑफिसर्स टेन्योर और अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे जिसके थ्रू जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कम किया जा रहा था पुलिस के ऊपर। इसको क्या करने की ज़रूरत है? इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ये 7 रिकमेंडेशन आपको याद होनी चाहिए, कभी भी आपको पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रकाश सिंह केस एक बार आप लोग सर्च करेंगे और उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं अपने नोट्स में। नेक्स्ट इशू क्या है? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स से रिलेटेड। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम है, जैसे कि अनप्लान्ड एक्सपेंशन, हैप्पजार्ड डिप्लॉयमेंट, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, फॉलिंग स्टैंडर्ड ऑफ डिसिप्लिन, वेग क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ टॉप ऑफिसर एंड फ्रिक्शन बिटवीन कार्डर एंड ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर। ठीक है, सीएपीएफ फोर्स के जो टॉप ऑफिसर होते हैं वो कौन होते हैं? आईपीएस होते हैं, और जो कार्डर के ऑफिसर होते हैं जो नीचे से चुन के जाते हैं उनके ऊपर आईपीएस रहता है, तो हमेशा फिक्शन बना रहता है। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम है आपके सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में। इसको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक हाई पावर्ड कमेटी अपॉइंट करिए और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इसके लिए आपको चाहिए होगा इस इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज के लिए। नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की यार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक हाई पावर्ड टेक्नोलॉजी मिशन सेटअप करने की ज़रूरत है जिसके थ्रू जो टेक्नोलॉजी है उसका एडॉप्शन किया जा सके इन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, है ना। और इसको एम्प्लॉय करना ज़रूरी है, चाहे वो पुलिस हो, सीएपीएफ हो, आईबी हो या फिर आपकी सीबीआई हो। अगर ये सारे लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, ये टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे, तो आपके जो क्राइम हो गए हैं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गए हैं, है ना। साइबर क्राइम्स हो गए हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हो रहे हैं। इसको समझ नहीं पाएंगे तो फिर इसको पकड़ेंगे कैसे, इसको रोकेंगे कैसे?
से। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी इक्विप्ड करना बहुत ज़रूरी है हमारी फोर्सेस को। तो ये 9 आपके इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हो जाएंगे। ठीक, सारे आप नोट्स में लिख लीजिए, ये हमारा पूरा आर्टिकल। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है आफ्टर द स्टैम्पेड। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, GS4 एथिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। कैसी केस स्टडी पूछेगी? कहेगा कि आप ज़िले के कलेक्टर हैं और आपके ज़िले में एक बाबा आने वाले हैं जिनकी सत्संग होने वाली है और उसमें हज़ारों के तादाद में लोग इकट्ठा होने वाले हैं। रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन ऑर्गेनाइज आपको करना है किसी फ्यूचर डेट में। ठीक, तो आपको उसकी तैयारियां करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा कि किसी भी तरह की जान माल का खतरा ना हो, स्टैम्पेड ना हो, भगदड़ ना हो। तो हम यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे जो आपको लेना होगा ताकि सक्सेसफुली इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाए। तो ये हम एक मेंस का क्वेश्चन इसके थ्रू एड्रेस करेंगे। अब जो कंटेक्स्ट है वो देख लेते हैं, कहाँ पर ये भगदड़ हुई है। यूपी के हाथरस ज़िले में ये भगदड़ का केस हुआ है जिसमें 120 के करीब जाने जा चुकी है और 300 से अधिक लोग इंजर्ड हुए हैं। एक यहाँ पर सत्संग इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें एक गॉडमैन, सेल्फ प्रीचर गॉडमैन भोले बाबा आने वाले थे। हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हुए थे और उसके बाद ये भगदड़ मचने से काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है। सरकार, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा एक जांच कमेटी बना दी गई है जो कि जिसके जो अध्यक्ष होंगे वो एक रिटायर्ड जज होंगे और सरकार ने कहा है कि कहीं ना कहीं इसमें साजिश भी हो सकती है। अब हमको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण स्टैम्पेड हुआ, वही मैंने यहाँ कोर्स ऑफ एक्शन लिख दिया है। अगर ये सारी चीज़ें करोगे तो आपका स्टैम्पेड जैसे मैन मेड डिज़ास्टर नहीं होंगे। सबसे पहले कलेक्टर को मान लीजिए कि 1000 आपके की संख्या में लोग इकट्ठे होने वाले हैं, तो ऐसा ग्राउंड चूज़ करें जिसमें कम से कम 5000 लोग आ जाएं, है ना। गलती से क्या होता है, कई बार बहुत सारे लोग खींचे चले आते हैं इस तरह के इवेंट में, तो आपको जो ग्राउंड की कैपेसिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो एलोकेशन ऑफ लार्ज ग्राउंड करना ज़रूरी है। इसके बाद पार्किंग फैसिलिटी अलग से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं और आजू बाजू सबने गाड़ी खड़ी कर दी। अब ऐसे में क्या होगा, मान लो भगदड़ मच गई तो इस सारी चारों तरफ व्हीकल ही व्हीकल और व्हीकल के ऊपर से लोग जा रहे हैं और उसी में गिर जा रहे हैं, तो स्टैम्पेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा साइट का। 2-3 बार जाके आप इंस्पेक्शन करिए, सारी चीज़ें हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें करेंगे। अब एक ऑफिसर को इसी काम के लिए जो है अपॉइंट करेंगे और ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन करना आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, आपको जो साइट है वहाँ पर एम्बुलेंसेस ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है ना, उस पर वहाँ आपकी जो एम्बुलेंस है वहाँ होनी चाहिए, प्लस कुछ डॉक्टर्स भी अवेलेबल होना चाहिए कि अगर इन केस वहाँ पर किसी को भी कुछ इशू हो जाता है, मान लीजिए धूप है, हीट स्ट्रोक आ जाए, तो वहीं उनका इलाज हो सके। और आपके जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है ना, उसको भी तैयार करके रखना पड़ेगा क्योंकि इस तरह का अगर इशू हो जाता है तो एकदम से बहुत सारे लोग इंजर्ड होके आएंगे, तो आपके जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी प्रॉपर इक्विप्ड करके रखना ज़रूरी है। और नेक्स्ट है आपका प्लेसमेंट ऑफ एग्जिट डोर। ये एग्जिट डोर प्रॉपर आपको हर जगह प्लेस करना होगा ताकि लोग आराम से जा सके। अगर नैरो एग्जिट डोर होंगे तो भगदड़ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये आपका बेसिकली आर्टिकल था, ये हमारा क्या होगा, कोर्स ऑफ एक्शन होगा। ये सारी चीज़ें इस इवेंट में नहीं थी, है ना। यहाँ पर जो एग्जिट डोर थे वो बहुत नैरो थे, एम्बुलेंसेस कुछ भी नहीं थी, इंस्पेक्शन प्रॉपर किया नहीं गया, जो क्राउड था जितना आना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा आ गया, और आपकी ना पार्किंग फैसिलिटी थी, आजू बाजू पूरे व्हीकल्स रखे हुए थे। इसी कारण ये स्टैम्पेड हुआ है। अगर हम मैन मेड डिज़ास्टर नहीं चाहते तो हमें ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल फॉलो करने होंगे। ये आर्टिकल था, होपफुली सारा आर्टिकल क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।